पार्ट नंबर 20। पेशकश मीरे कारवान। इंस्पेक्टर पांडे हमारे काम आ गया। अगर उसकी जीप यहाँ ना होती तो तुम्हें यहाँ लाने में बड़ी मुश्किल पेश आती। इंस्पेक्टर पांडे से मुलाकात होगी तो मैं इसका शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत अच्छा आदमी है वो, जानकी ने कहा। आज वहाँ काली की पूजा का आखिरी दिन है। मुझे लगता है कि दोपहर तक वो भी वापस आ जाएगा, मैंने जवाब दिया। चाय पीने के बाद मैं हट की तरफ जाने का इरादा कर ही रहा था कि बमला भी मेरे साथ जाने को तैयार होगी। वो भी 3 दिन से अस्पताल में ही रह रही थी। उसे अपने कपड़े वगैरह लेने थे और कुछ और काम भी थे। मैंने मैले कपड़े और फालतू चीज़ें एक बैग में डाल दी और हम दोनों अस्पताल से बाहर आ गए। अस्पताल के गेट से निकलते ही हमें ऑटो रिक्शा मिल गया और उसने चंद मिनट में हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा दिया। चाबियों का गुच्छा बरामदे के एक खुफिया हिस्से पर रखा हुआ था। मैंने चाबियां उठाकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैंने फ़ौरन ही अपने कमरे में गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बाथरूम के आईने में जब मैंने अपना जायज़ा लिया तो मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वाकई मैं यूँ दिखाई दे रहा था जैसे मैं किसी खुदाई से बरामद हुआ हूँ। मैं तकरीबन 1 घंटे बाद ही अपने कमरे से निकला। उस वक्त मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। मैंने साथ वाले कमरे में झांक कर देखा। वो बमला का कमरा था। दरवाज़ा चंद इंच के करीब खुला हुआ था और अंदर पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गया और एक नए सिरे से सूरत हाल का जायज़ा लेने लगा। अब तक मायूसियाँ ही हिस्से आई थीं। तारा एक बार फिर हाथ से निकल गया था, लेकिन यहाँ आने का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि रूपमती को उस बलवंत सिंह से निजात मिल गई थी। लेकिन मेरा दुश्मन एक बार फिर बच निकला था। हिंदुस्तान में उसे बलवंत सिंह जैसे लोग बहुत थे और मेरा ख्याल था कि एक बलवंत सिंह के ख़त्म हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। दारा बहुत चालाक और अय्यार आदमी था। उसके पास टाइगर और पेड्रो जैसे बदमाशों को अपना बती बना रखा था और चीफ फांग जैसे गैंगस्टर उसके इशारों पर नाचते थे। हिंदुस्तान के पंडित और गुंडे तो उनके सामने कुछ भी नहीं थे। दारा उनसे काम लेने का गुर जानता था। एक बलवंत सिंह मर गया तो क्या हुआ, उसे तो कदम कदम पर बलवंत सिंह जैसे लोग मिल सकते थे। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि आहट सुनकर मेरे ख्याल मुंतशिर हो गए। मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया और मैं अपने आप को बिखरता हुआ महसूस करने लगा। वो बमला थी। उसे देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। बमला को मैंने पहले भी कई मर्तबा नीम अरिया लिबास में देखा था, लेकिन इस वक्त उसने जो निहायत मुख्तसर सा लिबास पहन रखा था वो मेरी समझ में नहीं आ सका था। अलबत्ता उसे देखकर मैं कुछ देर के लिए तो सांस लेना ही भूल गया था। वो बहुत हसीन थी, नरमो नाजिक कोमल सी, कुदरत के हाथों बहुत एहतियात से तराशा हुआ बदन और रंगत ऐसी जैसे मैदे में गुलाबी रंग घोल दिया गया हो। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक और होंठों पर बड़ी ही दिलफरेब सी मुस्कुराहट थी। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की बाल्टी थी जिसमें कुछ धुले हुए कपड़े भरे थे। मेरे करीब पहुंचकर उसने बाल्टी नीचे रख दी। हिम्मत सिंह जी, वो मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ी सी हिम्मत करो और ये कपड़े भर धूप में डाल दो। मैं जैसे ख्वाब देख रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर एकदम उछल पड़ा और उसकी तरफ से नज़रें चुराने की कोशिश करते हुए बाल्टी उठाकर बाहर निकल आया। बाहर कपड़े सुखाने के लिए कोई रस्सी वगैरह नहीं थी। मैंने तमाम कपड़े लान में घास पर फैला दिए। उनमें बमला के अपने कपड़े भी थे और रूपमती के भी। मैं हाल ही बाल्टी लेकर अंदर आया तो बमला अपने कमरे में जा चुकी थी। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने बाल्टी दरवाजे के अंदर की तरफ रख दी और वापस आकर सोफे पर लेट गया। मुझे जंगल की वो रात याद थी जो हमने एक गार में गुजारी थी। बमला ने उस रात आपे से बाहर होने की कोशिश की थी। शायद मैं भी बहक जाता, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से न सिर्फ अपने आप को बल्कि उसे भी उस दलदल में गिरने से बचा लिया था। और उसके बाद घर में जानकी और रूपमती की मौजूदगी में भी बमला को ऐसी हरकत करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज उसे कुछ आज़ादी मिल गई थी। बमला बहुत मासूम लड़की थी। जिस्मानी तौर पर तो वो एक भरपूर जवान लड़की थी,
लेकिन अभी उसे इतना शौर हासिल नहीं हुआ था कि अच्छाई और बुराई में तमीज़ कर सकती। वो जिंदगी को एक खेल समझकर उससे खेलना चाहती थी और बिल्कुल नहीं जानती थी कि ऐसा खेल शुरू हो जाए तो उसे रोकना मुमकिन नहीं होता। लेटे लेटे मेरी आंखें बंद होने लगी। पिछली रात भागदौड़ में गुजरी थी और मैं 1 मिनट को भी सो नहीं सका था और फिर सुबह पता नहीं चला कि कब नींद की आगोश में पहुंच गया। मेरी आंख खुली तो नजर सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ उठ गई। दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। पूरा दिन सोते में गुजर गया। हम हट से निकले तो 5:30 बज रहे थे। सड़क पर आते ही हमें फौरन ऑटो रिक्शा मिल गया और हम चंद मिनट में अस्पताल पहुंच गए। कमरे में कदम रखते ही मैं ठटक गया। इंस्पेक्टर जारमनी दास और एसीपी भंडारी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वो दोनों सादा लिबास में थे, लेकिन थे तो बहरहाल पुलिस ऑफिसर। उन्हें देखते ही मेरा माथा ठनका था और मेरे जहन में अचानक ही यह ख्याल आया कि हो न हो ये लोग जानकी के सिलसिले में यहाँ आए हैं। काली के मंदिर पर पहाड़ियों में हमने इंस्पेक्टर पांडे को भी यही बताया था कि जानकी पहाड़ी से गिर गई थी और फिर पत्थर लगने से सर पर चोट लगी थी और यहाँ अस्पताल में भी यही कहानी सुनाई थी। पुलिस का एक आदमी ही हमें अस्पताल छोड़कर गया था। मैं तो सुबह 9 बजे के करीब बमला को लेकर अस्पताल आ गया था। मुमकिन है कि बाद में से अस्पताल की इंतजामिया ने पुलिस को इस सिलसिले में इतला दी हो और यूं ये दोनों ऑफिसर इस सिलसिले में कुछ पूछने के लिए आए थे, लेकिन मेरा ये हदशा बेबुनियाद साबित हुआ। यहाँ तो मामला ही कुछ और निकला। भंडारी साहब एक बहुत दिलचस्प खबर लेकर आए थे। ठाकुर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, और मेरा ख्याल है वो खबर गंगोली चौधरी वाले केस के सिलसिले में होगी। मेरे मुंह से बेहतियार निकला और मुझे अपनी बात पर खुद भी हैरत हो रही थी। दोनों पुलिस ऑफिसरों को देखकर मैंने गंगोली चौधरी के बारे में तो कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन लाशौर में दबी हुई ये बात अचानक ही उभर कर सामने आ गई। गंगोली चौधरी से भी ज्यादा दिलचस्प, ठाकर बोला। गंगोली चौधरी के हवाले से भी एक खबर है, भंडारी ने कहा। आपको याद होगा कि गंगोली चौधरी का एक आदमी जख्मी होकर जंगल में फरार होने में कामयाब हो गया था। अब हमारी ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक चंद रोज जंगल में एक भेल कबीले में छुपे रहने के बाद वो कोट पतली की तरफ निकल जाने में कामयाब हो गया था। और इतना ये है, वो उस इलाके के नामी ग्रामीण डाकू चूरन सिंह से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है ताकि पुलिस से गंगोली चौधरी और अपने दूसरे साथियों के कत्ल का बदला ले सके। पुलिस के अलावा तुम्हारा नाम भी उसके जहन में महफूज है। क्या यही वो दिलचस्प खबर है जिसे सुनाने के लिए आप लोगों ने यहाँ आने की जहमत की? मैंने सवालिया निगाहों से भंडारी और इंस्पेक्टर जारमनी दास की तरफ देखा। नहीं, वो दूसरी खबर है, उन दोनों के बजाय ठाकर बोला। शायद आप लोग मुझे तजस्सुस में रखना चाहते हैं, मैंने कहा। मैं इनके सहेली बूझ पहेली वाले अंदाज से कुछ उलझन सी महसूस करने लगा था। इंस्पेक्टर पांडे काली के मंदिर से करोड़ों रुपए का माल और नकदी लेकर फरार हो गया है। ठाकर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्या? मैं इस तरह उछल पड़ा जैसे मेरे पैरों के करीब बम फट पड़ा हो। तुम शायद मजाक कर रहे हो। ये इतला मुझे इन पुलिस ऑफिसरों ने दी है और ये हजरात इस सिलसिले में हमसे कुछ मालूमात हासिल करने के लिए आए हैं, ठाकुर ने जवाब दिया। ये वाकई मजाक नहीं था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर पांडे एक जिम्मेदार, फर्जशनास और एक इंतहाई अच्छा ऑफिसर था। कई रोज पहले जब गंगोली चौधरी के आदमी यात्रियों को उठाकर जंगल में ले गए थे, तो इंस्पेक्टर विनोद पांडे पुलिस की कार्रवाई में पेश रहा था और फिर वही पुलिस पार्टी को लेकर जंगल में गया था। डाकुओं के इस गिरोह का कलाकमा करने में उसने बहुत ही अहम किरदार अदा किया था। आखिरी दिन जब गंगोली चौधरी के साथ फैसला कुन जंग हो रही थी, तो वो इंस्पेक्टर पांडे ही था कि ऐन वक्त पर वहां पहुंचकर उसने मेरी जान बचाई थी। मैं जिंदगी के नाजुक और संगीन तरीन लम्हात से दो चार था। इंस्पेक्टर पांडे ने ही मेरी मदद की थी, वरना शायद गंगोली चौधरी के बजाय मेरी लाश जंगल में पड़ी सड़ रही होती। इंस्पेक्टर पांडे जंगल में 2 दिन हमारे साथ रहा
उसने 2 दिन जंगल में हमारे साथ गुजारे। इन 2 दिनों के दौरान भी बमला नीम अरिया लिबास में रही थी, मगर इंस्पेक्टर पांडे की कभी भी ये उसकी शराफत की इंतहा थी कि उसने कभी नज़र भर कर बमला की तरफ नहीं देखा था। और फिर चंद रोज़ पहले जब ठाकुर और रूपमती का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि रूपमती की जान बचाने में भी उसने अहम रोल अदा किया था। ठाकुर और रूपमती की जान बचाने के लिए भी अस्पताल में लोगों से खून हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका था कोई भी, लेकिन लोगों के सामने मेरी अपील भी बेअसर साबित हुई थी। और फिर वो इंस्पेक्टर पांडे ही था जिसे मेरा हाथ उठाकर लोगों को बताया कि वो मैं ही हूँ जिसने इन लोगों को गंगोली चौधरी जैसे डाकू से निजात दिलाई थी। मैं अगर यही बात कहता तो शायद इतना असर ना होता या लोग यकीन ही ना करते, लेकिन इंस्पेक्टर पांडे के अल्फाज ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया था और लोग खून देने के लिए लाइन में लग गए थे। और कल रात की बात है कि उसने जानकी की हालत देखकर हमें आधी रात के वक्त अपनी जीप पर शहर भेजने का बंदोबस्त किया था। अगर वो इनकार कर देता और मदद न करता तो जानकी की हालत बिगड़ जाती। एक फर्जदार, जिम्मेदार और शरीफ पुलिस इंस्पेक्टर इस किस्म का आदमी हो सकता है जो मेरी नज़र में सिंगापुर में इंस्पेक्टर चियांग शो मुझे अब भी याद था कि इंस्पेक्टर पांडे से मिलकर मुझे इंस्पेक्टर चियांग शो ही याद आता था। अगर इंस्पेक्टर चियांग शो के बारे में ऐसी कोई बात की जाती तो तब भी मैं यकीन ना करता। इंस्पेक्टर पांडे के बारे में भी तो ऐसा ही था। वो मिसाली किरदार का मालिक था और इस वक्त उसके बारे में जो बात कही जा रही थी उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये मजाक नहीं, हकीकत है। एसीपी भंडारी की बात सुनकर मैं अपने ख्यालात से चौंक गया। वो कह रहा था, इंस्पेक्टर पांडे पहाड़ियों में वाक़ा काली मंदिर में 2 पंडितों को मौत के घाट उतारकर वहाँ से करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात, सोने की मूर्तियाँ, भेंट में दी जाने वाली दूसरी चीज़ें और लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया है। उसके साथ पुलिस के 3 आदमी और भी हैं और इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। यकीन नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में अब भी सनसनाहट हो रही थी। आपको कैसे पता चला और ये इत्तला कब मिली? आज दोपहर 2 बजे के करीब भंडारी ने जवाब दिया। जो कांस्टेबल गुज़श्ता रात आप लोगों को यहाँ लेकर आया था उसे सुबह वापस जाना था, लेकिन सुबह उसकी जीप खराब हो गई। कोई बड़ा ही नुक्स था। जीप का इंजन खोलना पड़ा था और उस कांस्टेबल की किस्मत भी अच्छी थी कि वो वापस नहीं जा सका था। फिर आपको इंस्पेक्टर पांडे के बारे में इत्तला कैसे मिली? मैंने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। इंस्पेक्टर पांडे 6 आदमी को यहाँ से लेकर गया था। 1 सब इंस्पेक्टर, 1 हवलदार और 4 कांस्टेबल। आज दोपहर के करीब 2 कांस्टेबल बड़ी हंसता हाल में यहाँ पहुँचे थे। सारी बात उन्होंने ही बताई थी। एसीपी भंडारी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उन कांस्टेबलों से सुनी हुई बातों की तफसील बताने लगा। उसके कहने के मुताबिक कल पहाड़ियों वाले मंदिर में काली की पूजा का आखिरी दिन था। इंस्पेक्टर पांडे ने किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए अपने आदमी मंदिर में तैनात कर रखे थे। वो खुद 10 बजे के करीब सब इंस्पेक्टर के साथ मंदिर की पिछली तरफ गार में चला गया, जहाँ सब कुछ जमा किया जाता है। 2 आदमी को उसने पहाड़ी पर उस जगह भेज दिया जहाँ मंदिर से पीछे आने वाले गार का खुफिया रास्ता निकलता है। 1 आदमी को उसने मंदिर के गेट पर और दूसरे को मूर्ति वाले चबूतरे पर भेज पीछे अंदरूनी गार की जानब जाने वाले रास्ते पर मुतय्यन कर दिया था और उसे सख्ती से हदायत कर दी थी कि उसकी इजाज़त के बगैर किसी को भी अंदरूनी गार की तरफ ना आने दिया जाए। उस वक्त अंदरूनी गार में 2 पंडित भी थे जो वहाँ जमाशुदा दौलत का हिसाब लगा रहे थे। पांडे और सब इंस्पेक्टर को अंदरूनी गार में गए हुए 1 घंटा गुजर गया था। 11 बजे के करीब कलकत्ता वाले काली मंदिर से आए हुए एक और पंडित ने अंदर जाने की कोशिश की तो चबूतरे के पीछे खड़े हुए कांस्टेबल ने उसे रोक लिया, जबकि वो पंडित अंदर जाने के लिए वाजिद था। पंडित की जिद से मजबूर होकर कांस्टेबल ने भी उसके साथ गार के अंदर चले गए। गार के पिछले हिस्से में कदम रखते ही वो दोनों बदहवास हो गए। वो पंडित गार में इस तरह पड़े हुए थे कि उनके गले कटे हुए थे
और हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, जबकि इंस्पेक्टर पांडे और सब इंस्पेक्टर गायब थे और गार में जमा किया जाने वाला माल, जर और नकद रकम भी गायब थी। कहीं ये तिनका भी नजर नहीं आ रहा था, जबकि कलकत्ता से आया हुआ वो पंडित एक दिन पहले, जब मंदिर के लूटने की एक नाकाम कोशिश हो चुकी थी, अपने आंखों से वहां दौलत के अंबार देख चुका था। पंडित और उस कांस्टेबल को समझने में देर नहीं लगी कि इंस्पेक्टर पांडे और उसका साथी सब इंस्पेक्टर गार के अंदर वाले पंडितों को कत्ल करके मालो जर और नकदी लूटकर खुफिया रास्ते से फरार हो चुके हैं। पंडित चीखता हुआ बाहर आ गया। वो कांस्टेबल के उसके साथ ही बाहर आ गए। वो खौफ से थर थर कांप रहे थे कि लोगों को जब पता चलेगा कि ये वारदात पुलिस वालों ने की है तो वो उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पंडित की चीखों पुकार से खलबली सी मच गई। हर शख्स कार में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। वो कांस्टेबल किसी तरह मंदिर से बाहर आ गए और मंदिर के गेट पर मुतय्यन अपने साथी को लेकर वहां से बाहर निकला। वो 2 बजे के करीब यहाँ पहुंचे और सूरत हाल से आगाह किया। हमारी इतला के मुताबिक इंस्पेक्टर पांडे को सब इंस्पेक्टर जगदीश, हवालदार मंगल सिंह और एक कांस्टेबल के साथ नीले रंग की एक कार में अलौर से दिल्ली की तरफ जाते हुए देखा गया है। क्या इंस्पेक्टर पांडे और उसके साथी वहां सरकारी ड्यूटी पर थे? मैंने भंडारी के खामोश होने पर पूछा। हम सरकारी तौर पर वहां किसी की ड्यूटी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये बात रिकॉर्ड पर नहीं है कि इन पहाड़ियों में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता है और इस काली के चरणों पर इंसानी जानों की भेंट दी जाती है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा था। आप जानते हैं कि लोग उधर के मामलात में कितने हसास होते हैं? मिस्टर भंडारी ने कहा। मस्जिद के मामलात में ये लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। देवी के चरणों पर इंसानी जान की भेंट सरीख कत्ल है। लेकिन वो क्या है कि इन पंडितों में कुछ नेताओं की हिमायत हासिल है। 3 साल पहले इनके खिलाफ केस बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सरकार पर इस कदर दबाव डाला गया कि ये केस वापस लेना पड़ा। और वैसे भी ये लोग भेंट के लिए जिन लोगों को पकड़ कर लाते हैं उनका किरदार निहायत घनौना होता है। चोर, डाकू, गुंडे, बदमाश और वो कातिल जो कानून को चक्कर देकर सजा से बच जाते हैं, वो लोग जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं लेकिन खुद हर सजा से बचे रहते हैं। ऐसे ही लोग इन पंडितों के हत्थे चढ़ जाते हैं और कानून को भी इन लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। अजीब मंतक है। मैंने कहा, गोया कानून ने इजाज़त दे रखी है कि धर्म के नाम पर जिसको चाहो पकड़कर ज़िबा कर डालो। ये बात नहीं है हिम्मत सिंह जी, मिस्टर भंडारी ने कहा। बाज़ मामलात में कानून की चश्मपोशी करनी पड़ती है। बहरहाल एक लंबी बहस है। आप हमारी मजबूरी को नहीं समझ सकेंगे। हम तो कठपुतलियां हैं, दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचने वाले। हमारे पास तो इतने एहतियात भी नहीं हैं कि मेले में आने वालों को पहाड़ियों में दाखिल होने से रोक सकें। हैरत है, आप एहतियात की बात कर रहे हैं, मजबूरियों का रोना रो रहे हैं। मैंने चिढ़कर कहा, हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पुलिस वालों के पास लामहदूद एहतियात हैं। एक मामूली सा कांस्टेबल भी किसी राजा को सड़क पर नंगा कर सकता है। और आप इस बहस में मत पड़े हिम्मत सिंह जी, भंडारी ने मुझे टोक दिया। ठीक है, ये आपका मसला है, मैंने कहा। अभी ठाकुर जी ने सब कुछ बता दिया है कि आप हमसे भी कुछ पूछना चाहते हैं। जी हाँ। भंडारी सबल पर बैठ गया। आप लोग भी वहां मौजूद थे और आप लोगों ने मंदिर में डकैती की वारदात को भी नाकाम बनाया था, जिसमें 2 साधु मारे गए थे, एक मर्द और एक औरत। उनके अलावा भी 3-4 लोग हलाक हुए थे। हमारा इन हलाकतों से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने कहा। मैं इन हलाकतों से आपका कोई ताल्लुक साबित करने की कोशिश नहीं करूँगा। भंडारी मुस्कुराया। लेकिन मुझ तक इतलात पहुँची हैं। उनके मुताबिक आपको मालूम था कि इस किस्म की कोई वारदात होने वाली है और इसकी इतला आपको पहले से ही धौलपुर के पंडित सोबराज नामी एक शख्स ने दी थी, जिसको आप लोगों ने इंस्पेक्टर पांडे के हवाले किया था। उससे मिलने का ताल्लुक क्या था? ये बात आप उससे क्यों नहीं पूछ लेते? मैंने चुपती ही नजरों से उसकी तरफ देखा। जरूर पूछ लेता, भंडारी बोला।
बशर्ते कि वो यहाँ होता। क्या मतलब? मैं चौंक गया। आज सुबह सवेरे एक संतरी को कत्ल करके वो हवालात से फरार हो गया है, भंडारी ने जवाब दिया। ओह, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने कहा, बात दरअसल ये है मिस्टर भंडारी। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। दारा नामी एक ऐसे शख्स की हमें तलाश थी जो हमारे साथ लंबा फ्रॉड कर चुका है। उसने जयपुर में ठाकुर जी के रेस्टोरेंट में भी आग लगवाकर उसे तबाह कर दिया था। हम उसकी तलाश में थे। हमें पता चला कि वह अपने 2 गुरखों के साथ साधुओं के भेष में सार्स का आया हुआ है। हम उसकी तलाश में यहाँ आए थे कि बीच में गंगोली चौधरी वाला वाक़या पेश आ गया। हमारी एक दोस्त भी उस लपेट में आ गई जिसे छुड़ाने के लिए हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। बहरहाल इस वाक़े से निमटने के बाद हमने अपने असल काम की तरफ तवज्जो दी तो हमें पता चला कि वो साधु धूलपुर के मंदिर में छुपे हुए हैं। वो तीनों साधु हमारे पहुंचने से पहले ही धूलपुर से जा चुके थे। हमारा सामना पंडित सोबराज से हो गया, जिसने इंकशाफ किया कि इन 3 साधुओं में एक औरत भी है। मैंने ज़रा सख्ती की तो पंडित सोबराज खुल गया। उसने अपने बारे में कुछ ऐसे सनसनीखेज इंकशाफात किए, मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। मैं चंद लम्हे खामोश रहने के बाद चित्तौड़गढ़ की उस 9 उम्र लड़की के बारे में बताने लगा जो सोबराज और बलवंत सिंह की हवस की बेन चढ़ गई थी। इस तफसील के बाद मैंने वाक़यात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इन 3 साधुओं में एक तो वो बहुत खूबसूरत दराज कामत लड़की थी जिसका नाम अंबर था। वो हमारी एक अजीज़ा डॉक्टर राधा की भांजी थी। दारा और बलवंत सिंह ने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखा हुआ था। उन दोनों के हाथों ब्लैकमेल हो रही थी। बिलाहिर बलवंत सिंह के हाथों मारी गई। दूसरा हमारा मतलूबा आदमी दारा और तीसरा बलवंत सिंह था। बलवंत सिंह खुद 9 उम्र लड़की के कत्ल में मुलव्विस होने के बावजूद पंडित सोबराज को भी ब्लैकमेल कर रहा था। पंडित सोबराज ने ही हमें बताया था कि वो तीनों साधु पहाड़ियों में काली के मेले में गए हैं और वहाँ उनका कोई बड़ी वारदात करने का इरादा है और उसके बाद वो धौलपुर गांव वापस आकर चंद दिन उसके यहाँ पनाह लेंगे। मैंने पंडित सोबराज को इंस्पेक्टर पांडे के हवाले से बता दिया था कि चित्तौड़गढ़ में उस लड़की के कत्ल के बारे में तहकीकात करे। उसे अगले ही रोज़ ठाकर जी और उनकी दोस्त रूपमती को हादसा पेश आ गया और हम कई रोज़ तक इस तरफ तवज्जो नहीं दे सके। फिर हम भी साधुओं के भेष में उस मेले में पहुंच गए। हमारा भेष बदलने का मकसद ये था कि दारा और उसके साथी हमें पहचान कर भाग न जाए। इस दौरान में वहाँ इंस्पेक्टर पांडे से मुलाकात हो गई और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो आपके आदमी आपको बता चुके हैं। क्या इंस्पेक्टर पांडे ने यह बताया था कि वह सरकारी ड्यूटी पर है? मेरे खामोश होने पर भंडारी ने पूछा। इंस्पेक्टर जारमनी दास इस दौरान में खामोश बैठा रहा और उसने हम दोनों की गुफ्तगू में कोई मुदाखलत नहीं की थी। नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने उससे ये सवाल किया था और उसने बताया था कि वो पूजा के लिए आया हुआ है। मंदिर के पीछे वाले गार में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद इंस्पेक्टर पांडे ने इस खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली थी और मुझे इत्मीनान भी हो गया था कि अब वहाँ ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हो सकेगी। इसी दौरान में रात को हमारी ये दोस्त, मैंने जानकी की तरफ इशारा किया, पहाड़ी से गिरकर जख्मी हो गई और इंस्पेक्टर पांडे की बड़ी मेहरबानी थी कि उसे अपनी जीप में हमें यहाँ भेज दिया। मेरी कहानी में थोड़ा सा झूठ भी शामिल था दारा और बलवंत सिंह के बारे में, क्योंकि उन दोनों के बारे में अगर असल बात बता दी जाती तो हमारे लिए कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो सकती थी। बलवंत सिंह अगरचे ठाकुर के हाथों अपने इंजाम को पहुंच चुका था, लेकिन मैंने उसकी हलाकत भी पुलिस के खाते में डाल दी थी। वहाँ कानून भी बेबस हो गया था। हमें अपने आप को इस मामले में मुलव्वस करने की क्या ज़रूरत थी? एसीपी भंडारी और इंस्पेक्टर जारमनी दास काफ़ी देर तक मुझसे और ठाकुर से सवालात करते रहे। शायद उसका ख्याल था कि हम भी इंस्पेक्टर पांडे के साथ उस डकैती में मुलव्वस हो सकते थे। मिस्टर भंडारी, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, पहाड़ियों में लगने वाला ये मेला किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। आपका कानून भी इससे कतई लाइल्म है। 3 दिनों के दौरान में इन पहाड़ियों में कम से कम 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। 3 को तो काली के कदमों में ज़बा किया गया और बाकी पुलिस या इंस्पेक्टर पांडे और उसके आदमियों के हाथों मारे गए।
कानून इन 10 हलाकतों को नज़रअंदाज कर रहा है, तो मंदिर में डकैती की वारदात को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है? क्या लूटी जाने वाली दौलत 10-11 इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती है? मेला रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन काली मंदिर अपना वजूद रखता है। भंडारी ने जवाब दिया, हम मेले के हवाले से इन हलाकतों को सरकारी कागजात पर नहीं ला सकते, लेकिन मंदिर में होने वाली डकैती को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी तहकीकात तो हमें करनी पड़ेगी। 4-5 पंडित इस वक्त भी मेरे दफ्तर के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं। उन पंडितों और पंजारियों को ये लोग अच्छी तरह जानते थे। इंसानी ज़िंदगी उनके नज़दीक कोई मानी नहीं रखती। दौलत उनके धर्म में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये इसकी पूजा करते हैं। काली के उस मंदिर में 3 पंडितों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। उनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया गया, लेकिन दौलत लुट जाने से इनकी मैया मरी जा रही है। हम इस सिलसिले में आपकी क्या हिदमत कर सकते हैं? ठाकुर ने पहली मर्तबा ज़बान खोली। हम जो कुछ जानते थे वो आपको बता दिया। हम किसी के दिल का हाल तो नहीं जानते। हमें क्या मालूम था कि इंस्पेक्टर पांडे ने पहले से कोई ऐसा मंसूबा बना रखा है। ठीक है ठाकुर जी, भंडारी गहरा सांस लेते हुए बोला। आप लोगों को जहमत दी, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। वो उठकर खड़ा हो गया और मुझसे हाथ मिलाते हुए बोला, अपना ख्याल रखना हिम्मत सिंह जी। गंगोली चौधरी का जिंदा बच जाने वाला आदमी अनुपम तुम्हारे लिए किसी भी वक्त खतरनाक साबित हो सकता है। शुक्रिया, मैं ख्याल रखूंगा, मैंने जवाब दिया। उनके जाने के बाद भी हम देर तक इंस्पेक्टर पांडे के बारे में बातें करते रहे। मुझे वाकई बड़ी शदीद हैरत हो रही थी। पांडे जैसा फर्ज शनास और जिम्मेदार ऑफिसर, लेकिन ये दौलत ऐसी चीज़ है जिसकी चमक आंखों में चकाचौंध पैदा कर देती है। बड़े बड़े नेक और दयानतदार लोग इस सुनहरी जाल में फंसते हैं तो निकल नहीं पाते। पांडे इंस्पेक्टर था, उसकी तनख्वाह भी महदूद होगी और वो रिश्वत भी नहीं खाता था। उसका भी दिल चाहता होगा कि उसके पास सब कुछ हो। वो चाहता तो रिश्वत लेकर अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता था, लेकिन उसने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। और फिर मंदिर में जर्द जवाहर के अंबार देखकर शायद उसकी नीयत बदल गई हो सकता है उसने पहले से मंदिर को लूटने का मंसूबा बना रखा हो, और ये भी हो सकता था कि दौलत का ढेर देखकर अचानक ही उसके दिल में उसे हासिल करने का ख्याल पैदा हुआ हो। उसने अपने भरोसे के आदमी से बात की और वो भी आमादा हो गए। आसानी से हाथ आने वाली दौलत से कौन इनकार कर सकता है? बहरहाल जो कुछ भी हुआ था मेरे ख्याल में बहुत बुरा हुआ था। इंस्पेक्टर पांडे को देखकर मेरे जहन में एक मिसाली पुलिस ऑफिसर का जो खूबसूरत तस्वुर कायम हुआ था, वो एक झटके में ही चिकना चूर हो गया था। हम तकरीबन 1 हफ्ता मजीद सारस्का में रहे। ठाकर की तबाहशुदा पेजारो पहले ही जयपुर भेज दी गई थी। जानकी और रूपमती अब बड़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। उनके जख्म मुंदमिल हो रहे थे और अब इन्हें सिर्फ आराम की ज़रूरत थी, और ये आराम घर जाकर भी हो सकता था। और फिर एक रोज़ सुबह सवेरे हम सब लोग बस पर सवार जयपुर जा रहे थे। नया पैराग्राफ। जिंदगी में जैसे ठहराव आ गया था। कोई हलचल नहीं थी, कोई हंगामा नहीं था। वही मामूल के शब रोज़, वही बेजार कुन युक्सानियत। लगता था जैसे ज़िंदगी की सारी दिलचस्पियाँ ख़त्म हो गई हों। जयपुर आने के बाद जो हंगामे शुरू हो गए थे वो ख़त्म हो गए थे। रूपमती की ज़िंदगी में जो भौचाल आया था वो गुजर गया था। उसका दुश्मन ख़त्म हो गया था, लेकिन मेरा दुश्मन मुझे एक बार फिर गुच्छा दे गया था। हम फिर ठाकुर की स्टीले वाली हवेली में ठहरे हुए थे, और इस मर्तबा तो बमला भी हमारे साथ थी। हमारी अदब मौजूदगी में रूपमती की मुलाजमा मुंदरी यहीं रह रही थी। वापस आए तो रूपमती और जानकी को जख्मी देखकर वो परेशान हो गई। सारस्का में बमला ने इन दोनों की बड़ी हिदमत की थी, और अब ये जिम्मेदारी मुंदरी ने संभाल ली थी। ठाकुर का एक दोस्त डॉक्टर भी हर दूसरे दिन उन्हें देख लेता था। मैं दिन भर या तो घर में पड़ा रहता या फिर ठाकुर के रेस्टोरेंट या होटल में जाकर बैठ जाता। ठाकुर ने कहा था कि मैं इन दोनों में से एक जगह संभाल लूं और मुस्तकिल यहीं रहूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था।
मैं तो सिर्फ चंद रोज़ और यहाँ रहना चाहता था। मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सके। मुझे यकीन था कि दारा मंदिरों के हिसार से बाहर नहीं निकला था। उसे किसी मंदिर में ही पनाह मिल सकती थी और किसी ऐसे आदमी की तलाश में मैंने जयपुर के मंदिरों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। कभी ममला मेरे साथ होती और कभी मैं अकेला ही मंदिरों में घूमता रहता। हमें सारस्का से वापस आए हुए शायद 10वां दिन था। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। मैं इस वक्त ठाकुर के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। रेस्टोरेंट में इस वक्त ज़्यादा रश नहीं था। इक्का दुक्का मेज़ों पर ही ग्राहक बैठे हुए थे। किचन की तरफ से शोर की आवाज़ सुनाई दी तो मैं काउंटर से उठकर किचन में चला गया। कुक और असिस्टेंट आपस में किसी बात पर झगड़ रहे थे। मुझे देखकर वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने लगे। असिस्टेंट एक नौउम्र सा लड़का था। दाढ़ी मूंछ अभी तक नहीं आई थी, गोरी रंगत और गोल मटोल सा चेहरा। कुक ने उसके गाल पर चुटकी भरी थी जिस पर वो लड़का हत्थे से उकड़ गया था। मैंने डांट डपट कर दोनों का गुस्सा ठंडा किया। किचन से बाहर आते हुए बाएं तरफ की एक मेज़ पर एक जोड़े को बैठकर देखे मैं ठटक गया। जब मैं किचन में गया था तो ये मेज़ खाली थी। ये ग्राहक मेरे बाद यहाँ आकर बैठे थे और वो दोनों आमने सामने की कुर्सी पर बैठने के बजाय एक दूसरे के बराबर कुर्सी पर बैठे थे और मर्द ने अपना हाथ औरत की पुर्श पर रखा हुआ था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।